चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। इन दिनों भारत के संविधान के बारे में बहुत गर्मा-गर्म चर्चाएं वायरल हो रही हैं। ऐसे में हम भी विचार करना चाहते हैं कि भारत का संविधान वास्तव में कैसा है। तो मैं समझता हूँ सबसे अच्छा जो तरीका होगा इस बात को समझने का, संविधान के शिल्पकार की क्या मंशा थी। जो संविधान के शिल्पकार हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इस बारे में क्या कहते हैं, यह हमने खोजने का प्रयास किया। उनके विचार खोजे तो हमें संविधान की एक पुस्तक मिली और उसके माध्यम से हमने इसका अध्ययन करना शुरू किया। चर्चा करने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, बताएं कैसा लगा। तो अब हम चर्चा पर आते हैं और जानते हैं संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार। हमारे पास जो पुस्तक है वह समता प्रकाशन नागपुर की है। बेहतरीन पुस्तक है। इस पुस्तक में संविधान के बारे में तो है ही, संविधान की बैकग्राउंड बताने का प्रयास किया गया है। तो मुझे यह पुस्तक मिली तो मैंने सोचा कि इन बातों को आप तक शेयर करूं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में, संसद में किस तरह से अपने विचार रखे, इस बात से सभी लोग अवगत हैं। तो हम यहाँ पर जो चर्चा करने जा रहे हैं वह संविधान में किस तरह की बातें सम्मिलित की गई हैं, उनके स्रोत क्या हैं, इनका उल्लेख किया गया है। तो जब हम संविधान को देखते हैं तो कुछ सवाल हमारे मन में आते हैं कि संविधान में जो व्यवस्था की गई है यह किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर जो विधान का स्वरूप है उसके बारे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं, अब तक इतिहास में विधान के दो ही मुख्य स्वरूप आते हैं। एक है एकात्मक और दूसरा संघात्मक। एकात्मक को अंग्रेजी में यूनिटरी और संघात्मक को फेडरल कहते हैं। एकात्मक विधान में दो मुख्य विशेषताएं होती हैं। एक तो यह कि केंद्रीय शासन नीति की उसमें प्रधानता रहती है और दूसरी विशेषता उसकी यह होती है कि उसमें उपसत्तात्मक राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता। अर्थात उसमें उप उसमें सत्तात्मक उपराज्य नहीं होते। इसके प्रतिकूल संघात्मक विधान की विशेषता यह है कि केंद्र के साथ साथ उसमें सत्तात्मक उपराज्य भी होते हैं, जैसा कि अपने भारत देश में है। और दोनों को ही अपने अपने क्षेत्रों में जो उनको सौंपे गए हैं पूर्ण सत्ता प्राप्त रहती है। दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिए कि संघात्मक विधान का अर्थ है द्वै राज्य की स्थापना, यानी दोहरा राज्य स्थापित करना। अपना प्रस्तुत विधान इस अर्थ में संघात्मक विधान है कि ऐसी राज्य व्यवस्था स्थापित करता है जिससे हम द्विमुखी राज्य व्यवस्था कह सकते हैं। प्रस्तुत विधान की द्विमुखी राज्य व्यवस्था के अंदर संघ राज्य है तथा अन्य प्रादेशिक राज्य हैं और इन दोनों को ही प्रभुता प्राप्त है, जिसका प्रयोग ये विधान द्वारा सौंपे गए अपने विषयों में कर सकते हैं। यह द्विमुखी
राज्य व्यवस्था अमेरिकन विधान से मिलती-जुलती है। अमेरिका की राज्य व्यवस्था भी एक द्विमुखी राज्य व्यवस्था है, जिसमें एक तरफ तो संघ सरकार है और दूसरी तरफ कई राज्य हैं। इसी तरह हमारे विधान में भी एक केंद्रीय संघ सरकार तथा अन्य प्रादेशिक राज्यों की व्यवस्था है। अमेरिकन विधान के अनुसार वहाँ की संघ सरकार वहाँ के राज्यों का केवल संघ मात्र नहीं है और न वहाँ के प्रादेशिक राज्य ही संघ सरकार की महज शासन संबंधी इकाइयां हैं। इसी प्रकार इस विधान में प्रस्तावित संघ सरकार न केवल राज्यों का संघ मात्र है और न विभिन्न प्रादेशिक राज्य ही संघ सरकार की केवल रचनात्मक इकाइयां हैं। भारतीय और अमेरिकन विधान की समरूपता इन्हीं बातों तक सीमित है, पर इन दोनों विधानों में जो अंतर है वह इनकी समानताओं से कहीं अधिक मौलिक और सुस्पष्ट है। अमेरिकन संघ तथा भारतीय संघ में जो विभिन्नता है वह मुख्यतः दो बातों में है। यानी किस तरह से अलग है भारतीय संघ अमेरिका के संघ से, यह यहाँ स्पष्ट है। अमेरिका में द्विमुखी राज्य व्यवस्था के साथ साथ दो प्रकार की नागरिकता भी है। एक तो अमेरिकन नागरिकता है और दूसरी राज्यों को भी अपनी अपनी नागरिकता है। अवश्य ही उस दो प्रकार की नागरिकता में जो कठिनताएं हैं उनको अमेरिकन विधान के 14वें संशोधन द्वारा बहुत कुछ दूर कर दिया गया है। इस संशोधन द्वारा राज्यों पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वे अमेरिकन संघ के नागरिकों के अधिकार, विशेषाधिकार या विमुक्तियों का अपहरण नहीं कर सकते। पर साथ ही यह भी है, जैसा कि मिस्टर विलियम एंडरसन ने बताया है, कि कतिपय राजनीतिक विषयों में, जिसमें मतदान का तथा सरकारी ओहदों के धारण करने का अधिकार भी शामिल है, रियासतें अपने नागरिकों के पक्ष में भेदभाव की नीति जरूर बरतती हैं। बहुत से मामलों में तो यह पक्षपात बहुत दूर तक बढ़ता जाता है। उदाहरणार्थ, किसी रियासत में या स्थानीय सरकार में नियुक्ति पाने के लिए बहुत से स्थानों में यह जरूरी कर दिया गया है कि उम्मीदवार वहां का ही नागरिक या निवासी हो। इसी तरह कानून और चिकित्सा संबंधी सार्वजनिक पेशों का लाइसेंस पाने के लिए भी रियासत की नागरिकता या निवास प्रायः आवश्यक है। इसी प्रकार व्यवसाय में भी, जैसे मदिरा की बिक्री का काम या बॉन्ड या स्टॉक की बिक्री का काम, जहां सरकारी नियमों की कठोरता जरूरी होती है, यही प्रतिबंध लागू है। प्रत्येक रियासत को उन मामलों में जो उसको सौंपे गए हैं, अपने नागरिकों को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए भी कतिपय अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रकार शिकार करना और मछली मारना, ये दोनों ही बातें एक तरह रियासतों के अधिकार में है। वहाँ रियासतों में यह प्रचलित है कि वे शिकार खेलने और मछली मारने के लाइसेंस के लिए जो फीस अपने नागरिकों से लेते हैं, उससे कहीं ज्यादा बाहर वालों से लेते हैं। इसी प्रकार रियासतें अपने कॉलेज और विश्वविद्यालयों को शुल्क भी बाहर वालों से ज्यादा लेती है और अपने अस्पतालों या आश्रम स्थानों में भी केवल अपने नागरिकों को ही भर्ती करती है। हाँ, आकस्मिक व संकटकालीन स्थिति में वह बाहर वालों को भी वहां भर्ती कर लेती है। सारांश यह है कि कई ऐसे अधिकार हैं जो वहां की रियासतें केवल अपने अधिकारों या निवासियों को ही देती हैं और जिन्हें वह बाहर वालों को देने से कानूनन इनकार कर सकती हैं और करती हैं, अथवा उनके अधिकारों को वे बाहर वालों को ज्यादा सख्त
शर्तों पर ही देती हैं। ये सुविधाएं जो रियासत के नागरिकों को प्राप्त होती हैं, रियासत की नागरिकता के विशेषाधिकार हैं। इन सब बातों को देखते हुए कहना होगा कि वहाँ रियासत के नागरिकों के एवं बाहर वालों के अधिकारों में बड़ा अंतर है। यात्री और अस्थायी प्रवासियों को वहाँ सर्वत्र कुछ न कुछ विशेष असुविधाओं का शिकार होना ही पड़ता है। इसके प्रतिकूल प्रस्तुत विधान में द्विमुखी राज्य व्यवस्था तो रखी गई है, पर नागरिकता एक ही है। यह भारत के संदर्भ में कहा गया है। इसमें समस्त भारत के लिए एक ही नागरिकता की व्यवस्था है और वह है भारतीय नागरिकता। प्रादेशिक राज्यों की पृथक नागरिकता नहीं है। प्रत्येक भारतीय को, चाहे वह किसी भी प्रादेशिक राज्य का हो, नागरिकता का समान अधिकार प्राप्त है। प्रस्तुत भारतीय विधान में जो द्विमुखी राज्य व्यवस्था रखी गई है, वह अमेरिका की द्विमुखी व्यवस्था से एक और तरह से भी भिन्न है। अमेरिका की संघ सरकार तथा रियासतों के विधान आपस में ढीली गांठ से बंधे हुए हैं। इन दोनों के परस्पर संबंध को बताते हुए ब्राइस ने कहा है कि अमेरिका की केंद्रीय या राष्ट्रीय सरकार तथा वहाँ की रियासती सरकारों की तुलना हम एक विशाल इमारत तथा अन्य छोटी छोटी अनेक इमारतों से कर सकते हैं, जो बनी है विशाल इमारत की आधारभूमि पर ही, लेकिन उससे भिन्न है। केंद्रीय सरकार और रियासती सरकारों में क्या विभिन्नता है, इसका आभास इन बातों से मिलेगा। एक, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वे गणतंत्रीय सरकार की स्थापना करेंगी। अमेरिका की प्रत्येक रियासत को अपना विधान बनाने की स्वतंत्रता है। 2, अपना विधान बदलने का अधिकार वहां की रियासतों की जनता के हाथ में है और इस मामले में राष्ट्रीय सरकार का उन पर कोई अंकुश नहीं है। यहाँ मैं पुनः मिस्टर ब्राइस के शब्दों को उद्धृत करूंगा। अमेरिका की प्रत्येक रियासत का अस्तित्व उसके विधान के अनुसार एक कॉमनवेल्थ के रूप में है और रियासत के कानून, प्रबंध तथा न्याय संबंधी सभी प्राधिकारी रियासती विधान की प्रजा हैं और उसी विधान के अधीन हैं। अपने भारतीय विधान में यह बात नहीं है। यहाँ तो किसी भी प्रादेशिक राज्य को भाग 1 में उल्लिखित राज्यों को तो बिल्कुल ही अपना विधान बनाने का अधिकार नहीं है। संघ एवं प्रादेशिक राज्यों के विधान का एक ही ढांचा है, जिसके अंदर ही दोनों को काम करना है और वे उसके बाहर नहीं जा सकते। यहाँ तक तो मैंने आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया कि अमेरिकन संघ और भारतीय संघ में अंतर क्या है, किंतु इसके अतिरिक्त प्रस्तावित भारतीय संघ में कुछ ऐसी भी विशेषताएं हैं जो अमेरिकन संघ में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य किसी भी संघ राज्य में नहीं है। यह बात ध्यान रखने की है। अमेरिकन संघ का तथा अन्य सभी संघ राज्यों का विधान ऐसे कठोर संघात्मक ढांचे में रखा गया है कि वे अपने स्वरूप को कभी बदल नहीं सकते, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। किसी भी हालत में इनकी राज्य व्यवस्था एकात्मक या केंद्र प्रधान नहीं हो सकती। इसके प्रतिकूल हमारा विधान समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार एकात्मक या संघात्मक दोनों ही प्रकार का हो जा सकता है। यह इस प्रकार का है कि साधारण समय में राज्य व्यवस्था संघात्मक पद्धति पर चलाई जा सकती है, किंतु युद्ध काल में प्रस्तुत विधान इस प्रकार बना है कि राज्य व्यवस्था केंद्रात्मक पद्धति पर चलाई जा सकती है। यह विशेषता दुनिया के किसी संविधान में नहीं है। ज्यों ही प्रधान उक्त आशय की घोषणा करेगा जिसका कि उसे प्रस्तुत विधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार अधिकार है, हमारी समस्त राज्य व्यवस्था संघात्मक से बदलकर तत्क्षण केंद्रात्मक बन जाएगी। घोषणा द्वारा भारतीय संघ
अगर वह चाहे तो ये अधिकार स्वयं अपने हाथ में ले सकता है। 1. किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार, चाहे वह विषय रियासती सूची में हो। 2. प्रादेशिक राज्यों को इस बात के संबंध में आदेश जारी करने का अधिकार कि वे उन मामलों में जो उनके सुपुर्द है अपनी अधिशासी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग किस प्रकार करें। 3. किसी प्राधिकारी को किसी भी प्रयोजन के लिए शक्ति प्रदान करने का अधिकार। तथा 4. विधान में रखी हुई अर्थव्यवस्थाओं के स्थगन का अधिकार। संघात्मक राज्य व्यवस्था को बदलकर केंद्रात्मक बनाने का अधिकार किसी भी संघ राज्य को नहीं है। हमारे विधान के अंतर्गत प्रस्तावित संघ राज्य में तथा अन्य संघ राज्यों में जो विभिन्नता है उसके संबंध में एक बात तो यह हुई, किंतु भारतीय संघ में तथा अन्य संघ राज्यों में विभिन्नता केवल इसी एक बात की नहीं है। संघ मूलक राज्य पद्धति के संबंध में कहा जाता है कि वह अगर बिल्कुल जर्जरीभूत नहीं तो एक दुर्बल व्यवस्था अवश्य है। कहा जाता है कि उसमें 2 कमजोरियां हैं। एक कमजोरी तो यह है कि उसमें बड़ी अपरिवर्तनशीलता तथा वैध अवैध विचार बहुल्यता है। यह निर्विवाद कि संघ मूलक राज्य व्यवस्था में ये दोनों त्रुटियां स्वाभाविक हैं। संघात्मक विधान स्वाभाविक है, लिपिबद्ध विधान होगा और लिपिबद्ध विधान की अपरिवर्तनशीलता निश्चित है। संघात्मक विधान में सत्ता संघर्ष संघ सरकार और रियासतों के बीच बंट जाती है और इस बंटवारे का संपादन स्वयं विधान के कानून द्वारा होता है। इस सत्ता विभाजन के फलस्वरूप 2 बातें निश्चित हैं। एक तो यह कि अगर संघ सरकार उन मामलों में हस्तक्षेप करे जिनके संबंध में सत्ता रियासतों को प्राप्त है, अथवा कोई रियासत उन मामलों में हस्तक्षेप करे जिनके संबंध में सत्ता संघ सरकार को प्राप्त है, तो यह विधान का उल्लंघन करना है। और दूसरी बात यह कि ऐसे विधानोल्लंघन के संबंध में न्याय संबंधी कार्रवाई की जा सकती है और इसके संबंध में निर्णय केवल न्याय विभाग ही दे सकता है। संघ व्यवस्था का जब यह स्वरूप है तो संघात्मक विधान वैध अवैध विचार बहुल्यता के दोषारोप से नहीं बच सकता। संघात्मक विधान की ये त्रुटियां अमेरिकन विधान में सुस्पष्ट हैं। जिन देशों ने बाद में चलकर एक संघात्मक पद्धति अपनाई है, उन्होंने संघात्मक प्रणाली की अंतर्वर्ती अपरिवर्तनशीलता एवं वैध अवैध विचार बहुल्यता के फलस्वरूप पैदा होने वाले दोषों को लघु करने का प्रयास किया है। उदाहरण के रूप में ऑस्ट्रेलियन विधान का यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। अपनी संघ व्यवस्था की अपरिवर्तनशीलता को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलियन विधान ने इन उपायों का प्रयोग किया है। 1. विधान ने कॉमनवेल्थ की पार्लियामेंट को समवर्ती विधि निर्माण की व्यापक शक्ति प्रदान की है और पृथक विधि निर्माण की अल्प शक्ति प्रदान की है। और 2. विधान के कतिपय अनुच्छेदों को अल्पकालिक अवधि का बना दिया है और वे तभी तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट अन्यथा व्यवस्था न करे। यह स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलिया विधान के अनुसार वहां की पार्लियामेंट बहुत से काम कर सकती है जो अमेरिकन कांग्रेस की क्षमता से बाहर की बात है और जिन्हें करने के लिए अमेरिकन सरकार को सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा लेना होगा और वहां भी उसे सफलता तभी मिल सकती है जब वह अपनी योग्यता बुद्धि कौशल से ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके जो उस मामले में उसके अधिकार का प्रयोग का औचित्य प्रमाणित करता हो। संघात्मक व्यवस्था की अपरिवर्तनशीलता एवं वैधावैध विचार बाहुल्यता की कठिनाई को कम करने के लिए प्रस्तुत विधान ने ऑस्ट्रेलियन प्रणाली को अपनाया है और इतनी दूर तक जहां तक कि स्वयं ऑस्ट्रेलिया भी नहीं गई है। ऑस्ट्रेलियन विधान
की तरह अपने विधान में भी उन विषयों की सूची बड़ी लंबी है जिनके संबंध में विधि निर्माण का समवर्ती अधिकार है। ऑस्ट्रेलियन विधान में ऐसे 39 विषय हैं और अपने विधान में इनकी संख्या 37 है। ऑस्ट्रेलियन विधान का अनुगमन करते हुए हमने अपने विधान में भी 6 ऐसे अनुच्छेद रखे हैं जिनमें दी हुई व्यवस्थाएं अल्पकालिक अवधि की हैं, जिनके स्थान पर किसी भी समय विधानमंडल अवसरानुकूल अन्य व्यवस्थाएं रख सकता है। प्रस्तुत विधान ऑस्ट्रेलियन विधान से भी जिस बात में आगे बढ़ गया है वह यह है कि अपने विधानमंडल को कई विषयों में विधि निर्माण का एकमात्र अधिकार प्राप्त है, जबकि ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट का विधि निर्माण का एकमात्र अधिकार केवल 3 विषयों तक सीमित है। भारतीय विधानमंडल को प्रस्तुत विधान के अनुसार ऐसे 91 विषयों के संबंध में प्राप्त है। इस प्रकार प्रस्तुत विधान ने अपनी संघात्मक राज्य व्यवस्था को, जो स्वभावतः बेलोच मानी जाती है, अधिक से अधिक लचीली बना दिया है। यही कहना काफी नहीं है कि प्रस्तुत विधान ने ऑस्ट्रेलियन विधान का अनुगमन किया है या यह कि बड़े व्यापक पैमाने पर उसका अनुगमन किया है। इसमें जो विशेष बात है वह यह है कि संघात्मक व्यवस्था की अंतर्वर्ती त्रुटि, अपरिवर्तनशीलता और वैध अवैध विचार बहुलता को दूर करने के लिए इसने नवीन उपाय निकाले हैं और यह विशेषता उसकी अपने हैं और अन्यत्र कहीं नहीं पाए जा सकते। पहला उपाय यह है कि विधान ने विधानमंडल को यह अधिकार प्रदान किया है कि यह साधारण समय में एकमात्र प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि निर्माण कर सकता है। मेरा संकेत है अपने विधान के अनुच्छेद 226, 227 तथा 229 की ओर। अनुच्छेद 226 के अनुसार विषय के संबंध में यद्यपि यह वह राज्य सूची में है, संघीय विधानमंडल विधि निर्माण कर सकता है, जबकि वह विषय केवल प्रांतीय महत्व का न रहकर राष्ट्रीय महत्व का हो जाए। इस संबंध में शर्त यह है कि संघीय विधान ऐसे विषय के संबंध में विधि निर्माण तभी कर सकता है जबकि ऊपर की सभा 2/3 बहुमत से इसके पक्ष में प्रस्ताव पास कर दे। अनुच्छेद 227 में राष्ट्रीय संकट की स्थिति के लिए संघीय विधानमंडल को इसी प्रकार का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 229 के अनुसार यदि प्रांत इस बात से सहमत हो तो यही अधिकार संघीय विधानमंडल को प्राप्त है। यह अंतिम प्रावधान ऑस्ट्रेलियन विधान में भी अवश्य है, पर ऊपर वाले दोनों प्रावधान भारतीय विधान के मसौदे की अपनी मुख्य विशेषता है। संघात्मक विधान की अपरिवर्तनशीलता तथा उसके वैधावैध विचार बाहुल्यता को दूर करने का दूसरा उपाय जो इस विधान में अपनाया गया है वह यह है कि विधान में सुविधापूर्वक संशोधन करने के प्रावधान इसमें रखे गए हैं। संशोधन संबंधी प्रावधान विधान के अनुच्छेदों को 2 विभिन्न भागों में बांट देते हैं। इस भाग में वे अनुच्छेद आते हैं जिनका संबंध विधि निर्माण संबंधी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा, संघीय विधानमंडल के राज्यों के प्रतिनिधान तथा न्यायालयों के अधिकारों से है। दूसरे सभी अनुच्छेद दूसरे भाग में आते हैं। विधान का एक बृहद अंश दूसरे भाग में आने वाले अनुच्छेदों के अंतर्गत आ जाता है और संघीय विधानमंडल द्वारा दोहरे बहुमत से उसमें संशोधन किया जा सकता है।
अर्थात प्रत्येक सभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से तथा प्रत्येक सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से उसमें संशोधन किया जा सकता है। इन अनुच्छेदों में किए गए संशोधनों के लिए राज्यों का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है। जो अनुच्छेद पहले भाग में आते हैं, केवल उन्हीं से संबंध रखने वाले संशोधनों के लिए ही संरक्षण के रूप में राज्यों का अनुमोदन आवश्यक रखा गया है। इसलिए निशंक होकर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संघ को अपरिवर्तनशीलता और वैधावैध विचार बहुलता की त्रुटियों से कोई कठिनाई न होगी। इसकी मुख्य विशेषता यही है कि यहाँ की संघात्मक व्यवस्था लचीली होगी। प्रस्तावित भारतीय संघ की एक और विशेषता है, जिसका कारण यह और संघ राज्यों से भिन्न है। संघात्मक राज्य का आधार है द्विमुखी राज्य व्यवस्था, जिनके बीच विधि निर्माण, शासन प्रबंध एवं न्याय संबंधी समस्त अधिकार बटे रहते हैं। इस अधिकार विभाजन का अनिवार्य परिणाम यह होता है कि कानून, शासन एवं न्याय के संबंध में राज्य में एक रूपता नहीं रहती, विभिन्नता पैदा हो जाती है। यह विभिन्नता किसी हद तक जो उपेक्षणीय होती है, बल्कि किसी हद तक वह अभिनंदनीय हो सकती है, क्योंकि उसमें स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार शासन शक्तियों को उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। किंतु जब यह विभिन्नता एक निश्चित सीमा से आगे चली जाती है, तो उससे अव्यवस्था पैदा हो सकती है और कई संघ राज्यों में इससे अव्यवस्था उत्पन्न हुई भी है। मान लीजिए हमारे संघ में 20 प्रादेशिक राज्य हैं। अब आप जरा कल्पना करें कि हमारे यहाँ विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के परिवार संबंध, संविदा, शारीरिक या संपत्ति क्षति, अपराध, माप, बिल और चेक, बैंकिंग और व्यवसाय न्याय प्राप्ति की पद्धति तथा शासन संबंधी पद्धति एवं व्यवस्था के संबंध में 20 भिन्न भिन्न कानून हैं। तो यह विभिन्नता कितनी असुविधाजनक है। यह स्थिति न केवल राज्यों को ही कमजोर बनाती है, बल्कि यह नागरिकों के लिए असह्य हो जाती है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं तो यह पाते हैं कि पहले स्थान पर जो वैध था, वह वहां अवैध है। इस मसौदे ने ऐसे उपाय और प्रणालियों का अवलंबन किया है, जिनसे भारतीय राज्य संघात्मक राज्य होने के साथ साथ उन सभी मामलों में एक रूपता रखेगा जो राज्य की एकता को स्थिर करने के लिए आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए मसौदे में निम्नलिखित 3 उपाय अपनाए गए हैं। 1, राज्य भर में एक न्याय व्यवस्था। 2, मौलिक विधियों तथा व्यवहार एवं दंड संबंधी विधियों में एक रूपता। और 3, आवश्यक पदों पर नियुक्ति के लिए समस्त देश में एक लोक सेवा। संघात्मक राज्य में द्विमुखी राज्य व्यवस्था का होना निश्चित है और ऐसी द्विमुखी राज्य व्यवस्था के अंदर न्याय, विधि संहिता तथा लोक सेवा, इन तीनों में द्वैत्व का आना, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, स्वाभाविक है। अमेरिका में संघीय न्यायालय तथा राज्यों के न्यायालय दोनों एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र हैं। भारतीय संघ में द्विमुखी राज्य व्यवस्था तो है, पर उसमें न्याय व्यवस्था 2 प्रकार की नहीं होगी। इसमें एक रूपता ही रहेगी। विभिन्न उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों संयुक्त रूप से एक अखंड अविभाज्य न्यायालय हैं, जिन्हें संवैधानिक विधि, व्यवहार विधि एवं दंड विधि से संबंध रखने वाली सभी मामलों की सुनवाई का तथा व्यवस्था देने का अधिकार रहेगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि न्यायालयों के फैसलों में उनकी व्यवस्थाओं में भिन्नता न रहे।
तो अभी हमने यह जानना चाहा कि हमारे देश के अंदर जो शासन प्रणाली है, संघात्मक प्रणाली है और यह किस तरह से आपात स्थिति में, कठिन परिस्थितियों में एकात्मक रूप धारण कर लेती है और दूसरे देशों से यह किस तरह से भिन्न है। अमेरिका की व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया की व्यवस्था के बारे में हमारे संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार, क्या मंशा थी संविधान लिखते समय उनकी, यह परिलक्षित होता है। आपको यह कैसा लगा, इस संबंध में आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। इससे हमें वीडियो बनाने में और सामग्री परोसने में काफ़ी सुविधा होती है और हम आपकी इच्छा के अनुरूप सामग्री उपलब्ध करा पाते हैं। एक छोटा सा प्रयास है, आशा है आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा यह अवश्य बताएं। इसी के साथ हम आज का वाचन समाप्त करते हैं।